हेलो एवरीवन, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आर डी चौधरी है और आज की जो क्लास थर्ड है इसके अंदर अपन एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर वो सभी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एक खास तरह के टॉपिक यूरोलॉजी से रिलेटेड है। यूरोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको अपन विथ एक्सप्लेनेशन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पहले मैं बना चुका हूं। यदि वो क्लासेज आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो क्लास देख सकते हैं। यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिसके कारण से आगे आने वाली जो वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के अंदर अपन जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे या जिनका एक्सप्लेनेशन समझेंगे उन सभी तरह के क्वेश्चंस का सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस तरह के कौन कौन से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो इस वीडियो के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर अपन यूरिनरी कैथेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें यूरिनरी कैथेटर होती है वो कई तरह की होती है, जैसे सिंगल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, डबल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ट्रिपल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, कंडोम कैथेटर, सुप्राप्यूबिक यूरिनरी कैथेटर, K90 और नेफ्रोस्टोमी यूरिनरी कैथेटर। इसके साथ ही साथ कुछ तरह के यूरोबैग्स होते हैं जिनके अंदर यूरिन को कलेक्शन किया जाता है, तो जैसे सिंपल यूरोबैग, यूरिन फ्लोमीटर बैग, यूरोस्टोमी बैग, और कुछ डिस्कस करेंगे जैसे लिग्नोकेन जेल 2%, लिग्नोकेन जेल 5%, सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप, सिंगल यूज डिजिटल फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप, फ्लेक्सिबल वीडियो यूरेट्रोस्कोप। जैसे यूरेट्रोस्कोप भी कई तरह के होते हैं, जिनमें से मोस्टली 3 तरह के यूरेट्रोस्कोप्स को अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ अपन डिस्कस करेंगे डीजे स्टेंट और लूप यूरेथ्रल स्टेंट के बारे में। तो इन सभी तरह के जो टॉपिक्स है उनके वीडियो बेस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर है, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और उस तरह के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए सिंगल लुमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन बी सिंगल लुमेन एनजी ट्यूब, ऑप्शन सी डबल लुमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन डी ट्रिपल लुमेन यूरिनरी कैथेटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि क्या है, सिंगल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर। सिंगल ल्यूमेन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक तो जो ल्यूमेन है ये सिंगल है, ये जो ल्यूमेन है वो सिंगल है, इसके अंदर और तरह का कोई ल्यूमेन नहीं है, तो ये सिंगल ल्यूमेन है और ये क्या है, यूरिनरी कैथेटर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कैथेटर क्या होती है, कैथेटर किसकी बनी होती है। तो कैथेटर बनी हुई किसकी रहती है? तो ये 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे यूरिनरी कैथेटर बनी होती है, जैसे लेटेक्स की बनी होती है, या फिर पॉलीयूरेथेन की बनी होती है, या फिर सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जैसे या तो लेटेक्स की बनी होती है, ओके, या फिर बनी होती है पॉलीयूरेथेन की, पॉलीयूरेथेन पॉलीयूरेथेन की बनी होती है, या फिर बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अब बात करते हैं कैथेटराइजेशन क्या होता है। जैसे यूरिनरी कैथेटर को अपन ब्लेडर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कैथेटराइजेशन। जैसे यूरिनरी कैथेटर को यूरेथ्रा के द्वारा ब्लेडर में डालना, उसको अपन बोलते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो जो कैथेटर है इसी के जो प्रोसेस होता है, यूरिनरी कैथेटर को ब्लेडर में डालने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कैथेटराइजेशन बोलते हैं। फिर बात करते हैं कैथेटर का पर्पज क्या है, इसको क्यों डाला जाता है। तो एक तो ब्लेडर से यूरिन को यूरिन बैग के अंदर ड्रेन करने के यूज में आता है। नंबर 1 तो क्या आता है, यूरिन को यूरिनरी बैग से अपन ड्रेन करने के काम में लेते हैं, यानी ब्लेडर से यूरिन को यूरिनरी बैग में ड्रेन करते हैं। और सेकेंड पर्पज है वो है इसके अंदर लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है। किसमें? ब्लेडर के अंदर। क्यों किया जाता है? या तो ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, यानी एक तरह से या तो ड्रेन करने के लिए होता है या तो यूरिन को, और या फिर इंजेक्ट करने के लिए, यानी इसके अंदर यूरिन को इंजेक्ट करने के लिए। और जो इसका पर्पज होता है ना, वो पर्पज क्या होता है? या तो डायग्नोस्टिक पर्पज होता है या फिर ट्रीटमेंट का पर्पज होता है, यानी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है
और कई बार डायग्नोज करने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा कैथेटर के बारे में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए सिंगल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन बी सिंगल ल्यूमेन एनजी ट्यूब, ऑप्शन सी डबल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन डी ट्रिपल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर। अब इसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी डबल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर। ये डबल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर क्यों है, कैसे पता चलेगा? जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर सिंगल ल्यूमेन थी, यानी यहाँ पे इसके अंदर जो ल्यूमेन है वो 2 है, और प्रीवियस क्वेश्चन में ओनली सिंगल ल्यूमेन थी। इसके अंदर डबल ल्यूमेन है। इनका काम क्या है? इस कैथेटर के टिप पे एक बैलून होता है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो सिंगल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर थी उसके अंदर बैलून नहीं होता है। तो इसके अंदर जो 2 लुमेन है, इनमें से ये वाली लुमेन है, ये तो यूरिन को ड्रेन करने के काम आती है, और कुछ फ्लूइड को अपन इंजेक्ट करते हैं ब्लेडर के अंदर तो उसके काम आती है। इसके साथ ही साथ जो बाहर वाली लुमेन है, ये क्या काम आती है? ये ब्लेडर को इनफ्लेट करने के काम आती है। यानी क्या काम आती है? ब्लेडर को इनफ्लेट करने के काम आती है इस वाली लुमेन से। इसके अंदर अपन इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालते हैं अपन, डिस्टिल वाटर डालते हैं इसके अंदर, और डिस्टिल वाटर डाल के अपन इसको इनफ्लेट करते हैं बैलून को। इसके अंदर कभी भी अपन एनएस नहीं डालते हैं, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसका आंसर क्या हो गया? डबल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए सिंगल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन बी सिंगल ल्यूमेन एनजी ट्यूब, ऑप्शन सी डबल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन डी ट्रिपल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी ट्रिपल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर। करेक्ट आंसर होगा ट्रिपल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ल्यूमेन है इसके अंदर वो कितने है? 3 है। 3 ल्यूमेन है इसके अंदर। जो ये वाली ल्यूमेन है, जो ये तो बैलून वाली है, और जो ये यहाँ पे क्या करने वाली है? यूरिन को ड्रेन करने के काम आती है। और जो एक एक्स्ट्रा लुमेन है वो क्या काम आती है? यहाँ पे इरिगेशन करने के लिए, यानी इसके अंदर कंटिन्यूअसली ड्रेनेज हो सकता है। यानी इसके अंदर इससे तो अपन एक लुमेन से तो क्या करेंगे? यहाँ पे इरिगेशन करते हैं, यानी फ्लूइड इंजेक्ट करते रहेंगे, और एक लुमेन से ये वापस बाहर आता रहेगा। और जो दूसरी वाली थर्ड वाली लुमेन है, इससे इस बैलून को इनफ्लेट किया जाता है। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो बैलून है वो इनफ्लेट किया हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से डबल ल्यूमेन कैथेटर होती है, वहां पे भी इसी तरह का बैलून होता है जो इनफ्लेट हुआ रहता है। तो इसके अंदर ट्रिपल ल्यूमेन यानी 3 ल्यूमेन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करते हैं कैथेटर के बारे में। तो जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं पहले, अब इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यूरिनरी कैथेटर की साइज के बारे में बात करते हैं। अलग अलग तरह की जो यूरिनरी कैथेटर होती है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो यूरिनरी कैथेटर होती है, इसकी जो यूरिनरी कैथेटर की जो ल्यूमेन होती है, उस ल्यूमेन के ऊपर अलग अलग कलर का इंडिकेटर होता है। जैसे कुछ रेड होती है, कुछ येलो होती है, कुछ व्हाइट होती है। जो अलग अलग कलर कोडिंग होती है वो इसकी जो साइज होती है उस साइज को इंडिकेट करती है। जो कैथेटर होती है, यूरिनरी कैथेटर होती है, इसकी जो साइज होती है वो आती है फ्रेंच के अंदर। किसमें आती है? फ्रेंच के अंदर आती है। जो यूरिनरी कैथेटर होती है उनकी 8 फ्रेंच से लेके जो साइज होती है, वो साइज कितनी होती है? 8 फ्रेंच से लेके 36 फ्रेंच तक होती है। 8 से 36 फ्रेंच तक इसकी साइज होती है। फिर अपन बात करते हैं ये फ्रेंच है क्या। जो फ्रेंच है वो जो कैथेटर होती है, इस कैथेटर की जो ल्यूमेन होती है, उस ल्यूमेन का जो डायमीटर होता है, इस डायमीटर का एक तरह का पैमाना होता है, उसको अपन फ्रेंच में यहाँ इंडिकेट करते हैं। इसको अपन यदि mm में कन्वर्ट करें तो जैसे एक फ्रेंच बराबर 0.33 mm होता है। कितना होता है? 0.33 mm। 1 फ्रेंच बराबर 0.33 mm होता है। तो यदि अपन 8 फ्रेंच की बात करें तो इसकी ल्यूमेन का जो डायमीटर है उसका यदि अपन कैलकुलेशन करें तो जैसे 8 फ्रेंच को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.33 से, तो ये समथिंग आता है 2.6 के आसपास, यानी 2.6 mm। ये इसका डायमीटर हो गया। यदि अपन 36 फ्रेंच वाली कैथेटर की बात करें तो जैसे 36 को अपन 0.33 से मल्टीप्लाई करें तो ये समथिंग आ गया 11.8 mm के आसपास।
यानी ये इसका डायमीटर होता है। जो ये फ्रेंच है वो इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग होती है, और इनका जो कलर कोडिंग होती है वो कैनुला होता है। कैनुला की तरह अलग अलग साइज की अलग अलग तरह की कोडिंग होती है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कलर कोडिंग्स की अपन बात करें तो जो 8 फ्रेंच होती है, कुछ की अपन देखें तो जैसे मोस्टली कैथेटर की बात करें तो जैसे 8 10 इस तरीके से होती है। इनकी जो फ्रेंच होती है वो 9 की नहीं होती है, एक एक छोड़ के होती है। जैसे 8 10 12 होती है, 14 होती है, 16 होती है, इसके बाद जैसे 18 20 इस तरीके से होती है। और इनके जैसे कलर्स की बात करें तो जो 8 वाला है इसका कलर होता है वो होता है ब्लू। किस तरह का होता है? ब्लू कलर का होता है। और जो 10 वाला होता है इसका होता है ब्लैक। कैसा होता है? इसका ब्लैक कलर होता है। और जो 12 वाला होता है इसका होता है व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट कलर की होती है। और जो 14 वाली होती है इसका होता है ग्रीन। इसका होता है ग्रीन कलर होता है। और वैसे ही 16 वाले की अपन बात करें तो ऑरेंज कलर होता है। और जो 18 वाली होता है उसका रेड होता है। जो 20 वाली होती है उसका येलो कलर होता है। बट ऐसे तो चलते जाओ, इसका काफी सारा डिस्कस हो जाएगा। तो अपन शॉर्ट में अभी आज अपने क्वेश्चन देखने हैं। तो इनकी बात करें तो जैसे जो साइज की अपन बात करें तो जो फ्रेंच होती है इसकी जो साइज होती है जो 8 to 10 होती है, ये होती है यूज आती है पीडियाट्रिक्स में। किसमें? पीडियाट्रिक्स में यूज होती है ये। किसमें यूज आती है? पीडियाट्रिक्स के अंदर यूज होती है। फिर जो 12 से 14 की अपन बात करें, 12 से जो 14 होती है वो होती है एडल्ट फीमेल के अंदर यूज। किसमें आती है? एडल्ट फीमेल के अंदर। फीमेल और मेल के अंदर अलग अलग तरह की साइज डलती है, क्योंकि जो फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, और जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी लॉन्ग यूरेथ्रा होता है। अब अपन बात करते हैं जैसे 14 से आगे, तो 16 से 18 फ्रेंच की जो साइज होती है, जो 16 से 18 होती है वो एडल्ट मेल के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? एडल्ट मेल के लिए यूज होती है। और फिर इससे बात करते हैं आगे, जैसे 20 से 22 होती है। जैसे 20 से 22 साइज होती है, वो किसमें आती है? वो जैसे इरिगेशन वगैरह के लिए यूज होती है। जैसे कहीं पे क्लोट प्रेजेंट हो, किसी के यूरेथ्रा में ब्लड में जैसे कोई क्लोट वगैरह प्रेजेंट हो, किसी की सर्जरी हुई है, जैसे बीपीएस वगैरह की बिनाइन प्रोस्टेट की सर्जरी वगैरह होती है, या फिर किसी का स्टोन है ब्लैडर में तो उसकी सर्जरी होती है, तो वहां पे क्लोट प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं? क्लोट प्रेजेंट होते हैं। तो उस कंडीशन में 20 से 22 गेज की इस तरह की जो फ्रेंच की जो साइज होती है वो डाली जाती है। तो इस तरह से इसकी साइज भी होगी। फिर इसकी जो साइज होती है वो अकेले डायमीटर के अकॉर्डिंग ही नहीं होती है, इसकी लेंथ भी डिसाइड करती है कि जो कैथेटर है उसका साइज क्या है। क्या डिसाइड करती है? लेंथ। तो अपन जो लेंथ की अपन बात करें, इसको अपन थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको मैं। तो इसकी जो लेंथ होती है, इस लेंथ की अपन बात करें तो जो अलग अलग कैथेटर होती है उसकी अलग अलग तरह की साइज होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन बात करेंगे लेंथ की बात करेंगे। जो इसकी लेंथ है वो जैसे पीडियाट्रिक्स की बात करें, जैसे पीडियाट्रिक्स के अंदर यूज करना हो तो जैसे पीडियाट्रिक्स के अंदर कितनी लेंथ होती है जो कैथेटर की? वो होती है 30 सेमी। 30 सेमी तक की लेंथ होती है। फिर अपन बात करते हैं फीमेल्स के अंदर, तो जो फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है वो मेल्स की तुलना के अंदर शॉर्ट होता है, इसलिए इसके अंदर 20 सेमी सेंटीमीटर, यानी 26 सेंटीमीटर की जो कैथेटर होती है वो यूज होती है। जैसे पीडियाट्रिक्स की भी बात करें तो पीडियाट्रिक्स से भी छोटी होती है, यानी जो उसका यूरेथ्रा होता है फीमेल का वो छोटा होता है। फिर मेल की बात करें तो मेल के अंदर 43 सेंटीमीटर तक की जो साइज होती है वो अपन कैथेटर यूज करते हैं। तो ये तो होती है इसकी लेंथ। और इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था वो क्या था? फ्रेंच की बात। जो फ्रेंच के अंदर बात करें तो 8 फ्रेंच से लेके 36 फ्रेंच तक की जो साइज होती है वो अपन यूज करते हैं। अब अपन बात करते हैं जो सिंगल लुमेन, डबल लुमेन और ट्रिपल लुमेन कैथेटर होती है, इसकी थोड़ा सा कुछ और बात करें अपन इसके अंदर बात करते हैं। इन तीनों की जो स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में अपन बात करेंगे, यानी इनका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसे सबसे पहले तो सिंगल ल्यूमेन की बात करेंगे। तो सिंगल ल्यूमेन का यूज क्या है? ये ड्रेनिंग के लिए, यानी यूरिन को ड्रेन करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए और इंस्टिलेशन के काम आती है। यानी सिंपल ड्रेन के लिए, यानी 3 काम होते हैं इसके। एक तो होता है ड्रेनिंग, और दूसरा होता है इरिगेशन,
यानी इसी कैथेटर से इरिगेशन भी होता है और इंस्टिलेशन भी होता है। क्या होता है? इंस्टिलेशन। तो इससे इंस्टिलेशन भी होता है, बट इसकी जो ल्यूमेन होती है वो सिंगल होती है, इसलिए जो ड्रेन, इरिगेशन या इंस्टिलेशन, इन तीनों में से एक ही काम एक बार में हो पाता है, यानी एक साथ दो काम नहीं होते। फिर अपन बात करेंगे डबल ल्यूमेन की, यानी जो डबल ल्यूमेन कैथेटर होती है इसकी अपन बात करें तो इसके अंदर जो एक तो रिटेंशन बैलून होता है, इसके साथ एक तो रिटेंशन बैलून होता है, तो वो वाला पार्ट हो गया। फिर बात करते हैं जो ल्यूमेन होती है वो सिंगल ही बची, एक तो बैलून के लिए होता है, फिर जो सिंगल ल्यूमेन होती है उस ल्यूमेन से अपन ड्रेनिंग, इरिगेशन और इंस्टिलेशन वाला काम होता है, इनसे भी एक बार में एक ही काम होता है। फिर अपन बात करते हैं ट्रिपल कैथेटर की, यानी ट्रिपल ल्यूमेन की बात करते हैं यूरिनरी कैथेटर की, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका क्या क्या काम होता है? ये इरिगेशन और ड्रेनिंग एक साथ कर सकती है, यानी जो ये वाला इरिगेशन और ड्रेनिंग है इसको अपन इसके अंदर एक ही साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैलून वाले पार्ट के साथ साथ जो दो बैलून और होती है, यानी सॉरी दो ल्यूमेन और होती है। एक तो बैलून वाली होती है, वो तो सिर्फ बैलून इन्फ्लेशन के काम आती है, इसके साथ टू ल्यूमेन और होती है, जो एक तो इरिगेशन के काम आ जाएगी और एक ड्रेनिंग के काम आ जाएगी। तो इसके अंदर इरिगेशन एंड ड्रेनिंग दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। आइडेंटिफाई दिस आइटम, सिंगल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन बी कंडोम कैथेटर, ऑप्शन सी डबल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन डी ट्रिपल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर। तो ये क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ये क्या है? कंडोम कैथेटर। ये क्या है? कंडोम कैथेटर है। ये वाली जो कंडोम कैथेटर है इसको पेनिस के ऊपर अपन, पेनिस की जो सीट होती है इस पेनिस के ऊपर फिट कर देते हैं, और इसके साथ ही साथ ये क्या है? सेल्फ अडेसिव, इसको अपन सेल्फ अडेसिव बोलते हैं, यानी इसके ऊपर लगा दिया जाता है, इसको इसके ऊपर यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो दोनों साइड इसको चिपकाने के लिए जो टेप होती है उस तरह से होती है, डबल टेप की तरह होता है, जिसको अपन सेल्फ अडेसिव बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो बैलून होता है, जो कंडोम कैथेटर होती है इसके ऊपर भी चिपक जाता है, और जो अपनी पेनिस वाली साइड होती है उसके ऊपर भी चिपक जाता है, जिनके कारण से इसकी पैकिंग हो जाती है, पेनिस के ऊपर ये फिट हो जाता है। फिर अपन बात करेंगे इसकी साइज की, अपन बात करेंगे जो कंडोम कैथेटर होती है इसकी भी अलग अलग तरह की साइज होती है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली जो साइज वगैरह होती है, लेंथ वगैरह होती है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, यानी साइज, लेंथ, किस एज ग्रुप में कौन सी वाली साइज डलेगी, किस एज ग्रुप में कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसकी चार तरह की साइज होती है। एक तो होती है 23 mm, कितनी? 23 mm, और दूसरी होती है 28 mm, यानी 23, 28, और एक होती है 31 mm, 31 mm होती है, और फिर होती है 35 mm, यानी ये चार तरह की इसकी साइज होती है, 23, 28, 31 और 35, ये चार तरह की इसकी साइज होती है। फिर अपन बात करें तो ये मोस्टली सिर्फ मेन में यूज होती है, यानी ये फीमेल के अंदर यूज नहीं होती है, यानी कंडोम कैथेटर सिर्फ मेन में यूज होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ये सिर्फ मेन में यूज होती है। फिर अपन बात करते हैं कि जो ये कंडोम कैथेटर होती है ये एक तरह से फ्लेक्सिबल सीट होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल सीट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और एक तरह से सीट होती है जिसको अपन पेनिस के ऊपर फिट कर देते हैं, और जो डबल साइडेड जो जो एडेसिव अटैचमेंट कर देते हैं इसको किसके द्वारा? जो टेप के द्वारा, जो सेल्फ एडेसिव होती है ये क्या होती है? डबल साइडेड होती है, ये डबल साइडेड टेप होती है इसके अंदर, तो इसके द्वारा अपन इसके ऊपर अटैच कर देते हैं। और फिर अपन बात करते हैं इसको चेंज करने की, जो कंडोम कैथेटर है इसको कितनी टाइम बाद रिप्लेस करना चाहिए, तो इसकी रिप्लेस की बात करें तो 24 आवर्स के अंदर, यानी एवरी 24 आवर्स के अंदर इसको रिप्लेस करना चाहिए, एवरी 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि इसके बाद में यूरिन का जो वेटिंग रहती है उसके कारण से जो सेल्फ एडेसिव जो टेप होती है, जो सेल्फ एडेसिव जो डबल साइडेड टेप होती है ये खराब हो जाती है, जिनके कारण से इसका जो अटैचमेंट होता है वो लूज हो जाता है, और फिर उसके बाद इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं, कंटेमिनेशन के भी चांसेस रहते हैं, इसीलिए प्रत्येक 24 आवर्स के अंदर इसको चेंज करना चाहिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई दिस आइटम, ऑप्शन ए सिंगल लुमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन बी सुप्राप्यूबिक यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन सी डबल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन डी है ट्रिपल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर। तो ये क्या है?
सुप्राप्यूबिक यूरिनरी कैथेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ये क्या है, सुप्राप्यूबिक यूरिनरी कैथेटर है। इस कैथेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसका एक तो ये वाला पोर्ट है जो यूरिन बैग से अटैच कर दिया जाता है, ओके। और इसके साथ ही साथ वैसे तो ये ल्यूमेन तो इसमें भी सिंगल होती है ओनली, और जो दूसरे वाला पार्ट है इसके अंदर नीडल लगी हुई है। ये सभी सुप्राप्यूबिक कैथेटर में नीडल ही लगना जरूरी नहीं है। जो सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन, जो ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर होती है, ट्रिपल ल्यूमेन तो ज्यादातर नहीं डालते, बट जो सिंगल और डबल ल्यूमेन कैथेटर है वो भी ब्लेडर के अंदर अपन डाल सकते हैं सुप्राप्यूबिक की जगह, बट मोस्टली ये नीडल वाली यूज की जाती है। जो नीडल वाली सुप्राप्यूबिक कैथेटर है वो यूज की जाती है। फिर अपन बात करते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर को डालते कैसे हैं। तो जो सुप्राप्यूबिक है, सुप्राप्यूबिक का मीन्स क्या होता है, प्यूबिक सिंपाइसिस के ऊपर। जो अपना प्यूबिक होता है पेनिस के ऊपर वाले साइड में होता है, तो जो प्यूबिक सिंपाइसिस होता है ट्राइगोन एरिया, इसके जस्ट ऊपर वाले साइड में, और जो बेली है उसके जस्ट नीचे वाली साइड में, यानी 2 इंच नीचे वाली साइड में, तो वहां पे स्किन में कट लगाया जाता है। और जो कट लगा के इसको डायरेक्ट ब्लेडर में इंसर्ट करते हैं। किसके द्वारा, कट लगा के डायरेक्ट ब्लेडर में इंसर्ट करते हैं। जो अंडर लोकल एनेस्थीसिया के अपन डालते हैं इसको, ऐसे नहीं डालते किसमें, जो अंडर लोकल एनेस्थीसिया या फिर जो लाइट जनरल एनेस्थीसिया, यानी थोड़ा सा हल्का, जो लाइट जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में इसको इंसर्ट करते हैं। फिर बात करते हैं किसको इंसर्ट करते हैं, किस पेशेंट को इसकी जरूरत होती है। तो जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट होते हैं, यानी जिसके अंदर यूरिन लीकेज हो रहा हो, तो उस तरह के पेशेंट्स के अंदर, यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, किसके अंदर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट में यूज करते हैं इसको। और किस में यूज करते हैं, यूरिनरी रिटेंशन वाले में, जिनके अंदर यूरिनरी रिटेंशन होता हो, उन तरह के पेशेंट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, ओके। फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में कि इसको रिप्लेस कितने टाइम में करना चाहिए। तो इसको जैसे डॉक्टर वगैरह रिप्लेस करता है, तो डॉक्टर रिप्लेस करता है फर्स्ट टाइम के अंदर, तो 4 to 6 वीक से रिप्लेस करते हैं। यानी फर्स्ट टाइम तो इसको, यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट टाइम तो इसको सिर्फ डॉक्टर ही रिप्लेस करेगा। कितने टाइम से, 4 to 6 वीक से, 4 to 6 वीक से इसको रिप्लेस करेगा। उसके बाद अपन घर पे ही खुद पेशेंट ही रिप्लेस कर सकता है इसको, बट उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 से 3 मंथ तक हो सकता है। यानी फर्स्ट टाइम इसको सिर्फ 4 to 6 वीक से रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद में सेल्फ रिप्लेस किया जा सकता है इसको, और 1 to 3 मंथ बाद रिप्लेस करना पड़ता है। बिकॉज फर्स्ट टाइम रिप्लेस किया जाता है तो जो नीडल वाला जो पार्ट है इसको निकाल के यहाँ पे जो सिंगल ल्यूमेन कैथेटर होती है उसको डाल दिया जाता है, क्योंकि वहां पे जो बोर बन जाता है, जो छेद बन जाता है, उस छेद के अंदर हर बार नीडल डालने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में जो सिंगल ल्यूमेन कैथेटर होती है उसको अपन इंसर्ट कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। फिर अपन बात करते इसके बारे में, जैसे और कुछ बात करें तो इसका जो कॉन्टेक्ट होता है सुप्रा प्यूबिक ल्यूमेन कैथेटर होती है, जो सुप्रा प्यूबिक यूरिनरी कैथेटर होती है, इसका जो यूरेथ्रा और जेनाइटल पार्ट से कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है। किससे, जैसे यूरेथ्रा और जो जेनाइटल पार्ट होता है, जेनाइटल पार्ट होता है उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एब्डोमेन के अंदर डाली जाती है। फिर अपन बात करें तो इस प्रोसीजर को क्या रजिस्टर्ड नर्स कर सकती है, तो मोस्टली तो रजिस्टर्ड नर्स नहीं करती है, कहीं पे अलाउ करने की कोई पॉलिसी नहीं होती है। पर कुछ इंस्टीट्यूट है जो सुप्रा प्यूबिक कैथेटर डालने के लिए रजिस्टर्ड नर्स को अलाउ करते हैं। इस तरह के भी कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी अलग अलग तरह की पॉलिसी होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकता है कि रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड नर्स है वो इसके अलाउ है क्या। फिर बात करते हैं जो जिनको सुप्राप्यूबिक कैथेटर डली होगी, या फिर कोई यूरिनरी कैथेटर के अंदर भी ऐसा ही होता है, बट जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर होगी वहां पे उस पेशेंट को किस तरह से फील होगा, तो वहां पे उसको ब्लेडर फुलनेस की तरह फील होएगा। यानी उसको लगेगा या जो अपना ब्लेडर है वो फुल है, और इसके साथ ही साथ जब वो साइड लेगा इधर से इधर, तो उसको पुलिंग जैसा सेंसेशन होगा कि जैसे कैथेटर है वो खींच रही है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होंगी, इस तरह का जो फीलनेस होगा, वो नॉर्मल कंडीशंस होती है। उस कंडीशन के अंदर अपने को कोई अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। फिर बात करते हैं यदि कैथेटर यदि पुल आउट हो जाए एक्सीडेंटली, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में डॉक्टर को तुरंत के तुरंत दिखाना चाहिए। वहां पे अपन मैनुअली खुद वहां पे रिप्लेस नहीं करते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि वहां पे कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जो इस तरह की जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर है इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जैसे हर कैथेटर होती है उसकी अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है, बट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखिए सुप्राप्यूबिक कैथेटर की, तो वो है कैथेटर ब्लॉकेज। क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाती है कैथेटर, कैथेटर ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पे ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए सिंगल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन बी सुप्राप्यूबिक यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन सी K90 कैथेटर, ऑप्शन डी नेफ्रोटोमी कैथेटर। जो K90 है एक तरह से इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी K90। इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है ये क्या है, K90 है। ये भी एक तरह की यूरिनरी कैथेटर होती है जो एक बार या फिर सिंगल यूज के लिए होती है, जो यूरिन को ड्रेन करने के काम आती है। ये भी वैसे और कैथेटर की तरह ही लेटेक्स और पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन इन सभी की बनी हुई होती है। बट जो सिंगल ल्यूमेन कैथेटर है उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ल्यूमेन ये भी सिंगल है और सिंगल ल्यूमेन वाले में भी सिंगल ल्यूमेन होता है और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। बट उसका जो कंपोजिशन है बनने का और इसका वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रबर सिलिकॉन की बनी होती है और वो वाली है वो लेटेक्स की ज्यादा बनी होती है। यानी वो लेटेक्स की बनी होती है या फिर पॉलीयूरेथेन की बनी होती है। इसके साथ ही साथ ये सिलिकॉन या फिर रबर कैथेटर होती है। अब इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। शायद जो प्रीवियस जो स्लाइड्स के अंदर अपन ने देखा है उनसे आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये वाला यूरेथ्रा के थ्रू ब्लेडर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और इसको अपन यूरिन बैग से अटैच कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए सिंगल ल्यूमेन यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन बी सुप्राप्यूबिक यूरिनरी कैथेटर, ऑप्शन सी K90 कैथेटर, ऑप्शन डी नेफ्रोटोमी कैथेटर। तो कौन सी कैथेटर दिखाई दे रही है आपको? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ये क्या है, नेफ्रोटोमी कैथेटर है। ये क्या है, नेफ्रोटोमी कैथेटर है। इसकी बात करें तो इसके थोड़ा स्पेसिफिकेशन की अपन बात करें तो ये क्या एक तरह से थिन ट्यूब होती है। जो इसकी डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा थिन होती है। एक तो इसका ये स्पेसिफिकेशन है कि बहुत थिन होती है, ट्यूब होती है, एक तरह से कैथेटर होती है ये भी। और इसको भी अपन स्किन के थ्रू किडनी के अंदर डालते हैं, जैसे एब्डोमेन से ब्लेडर में डालते हैं वैसे ही स्किन के थ्रू इसको डायरेक्ट किडनी के अंदर इंसर्ट करते हैं। किसमें? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वहां पे इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर इसकी स्पेसिफिकेशन की और बात करें तो जैसे नेफ्रॉन के अंदर क्यों डालते हैं, यूरिन को ड्रेन करने के लिए डालते हैं। और इसका जो मेन पर्पज है उस पर्पज को बात करें तो जब नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन ब्लॉक हो जाए, जब नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन ब्लॉक हो जाए तो उस कंडीशन में इस कैथेटर को डाला जाता है। जैसे यूरेथ्रा में ब्लॉकेज हो जाए या फिर जो ब्लेडर है वहां पे या फिर यूरेटर के अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो उस कंडीशन में इसको डायरेक्ट वहां पे नेफ्रॉन के अंदर डाल दिया जाता है। इसकी जो साइज होती है, जो नेफ्रोटोमी कैथेटर होती है, इसकी साइज की अपन बात करें तो वो होती है 14 फ्रेंच, यानी फिक्स रहती है 14 फ्रेंच मोस्टली, ज्यादातर यानी मैक्सिमम केसेस के अंदर 14 फ्रेंच की ही डाली जाती है। फिर जो नेफ्रोटोमी कैथेटर होती है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको अपन मेलेकोट कैथेटर भी बोलते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या नाम होता है इसका? मेलेकोट कैथेटर। मेलेकोट कैथेटर भी इसको बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर अपन यूरिन बैग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो आगे आने वाले जो 3 क्वेश्चन है 8, 9 और 10 वो यूरो बैग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक 7 तरह की यूरिनरी कैथेटर के बारे में अपन डिस्कस किया। हालांकि इनके अलग अलग तरह की जो यूरिनरी कैथेटर होती है इनके बारे में स्पेसिफिकेशन देखने के बाद किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने के कोई चांसेस नहीं रहते। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए कंडोम कैथेटर, ऑप्शन बी नॉर्मल यूरिन बैग, ऑप्शन सी यूरिन फ्लोमीटर बैग, ऑप्शन डी इलियोस्टोमी बैग। तो ये क्या है? ये नॉर्मल यूरिन बैग है। क्या है ये? नॉर्मल यूरिन बैग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ये नॉर्मल यूरिन बैग है। और अब इसकी नॉर्मल यूरिन बैग की अपन थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो इसको अपन पी बैग भी बोलते हैं, वैसे तो पी बैग, इसको पी बैग भी बोला जा सकता है। फिर बात करते हैं पी यानी क्या होता है? पी मीन्स यूरिन होता है, यानी पी को अपन यूरिन ही बोलते हैं। वैसे यूरिन का ही नाम होता है पी डबल ई, तो इसको अपन पी बैग भी बोलते हैं। इस बैग को अपन ब्लेडर से बिलो रखते हैं। इस यूरिन बैग होती है, इसका एक स्पेसिफिकेशन ये होता है जहां अपना ब्लेडर होता है उस ब्लेडर से अपन बिलो रखते हैं। यानी जब अपन सोते रहते हैं, यानी जब पेशेंट लेटा रहता है तो उस कंडीशन में बेड से नीचे रखते हैं इसको, यानी जो अपना बेड का जो लेवल होता है उस बेड से नीचे रखा जाता है। बट इसके साथ ही साथ उसको इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फ्लोर होता है उस फ्लोर से टच नहीं होना चाहिए।
यानी फ्लोर पे डायरेक्ट नहीं रखना होता है इसको, इसको कहीं पे भी अपन टांग देते हैं बेड के साथ में, जिनके कारण से ये ब्लेडर से नीचे रहे। तो जिसके कारण से ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर जो यूरिन का फ्लो होता है ब्लेडर से यूरोबेग के अंदर, वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आता है। इसलिए यूरोबेग को अपन बिलो द ब्लेडर रखेंगे तो इसके अंदर यूरिन आएगा, या फिर इसको अपन ऊपर कर देंगे तो उस कंडीशन में इसके अंदर यूरिन है वो फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं आ पाएगा। फिर बात करते हैं यदि कोई अपन स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में हो तो उस कंडीशन में भी उसको अपन ब्लेडर से नीचे रखते हैं, यानी जो अपना पेल्विक कैविटी है इसके अपन बिलो रखते हैं इसको। फिर इस यूरिन बैग की अपन कैपेसिटी की बात करें तो जो यूरिन बैग होती है वैसे तो इनकी अलग अलग तरह की कैपेसिटी होती है। आजकल तो 250 ml से लेके और 5 लीटर तक के यूरिन बैग आते हैं, बट मोस्टली जो अपने यूरिन बैग यूज करते हैं मैक्सिममली 95% से भी क्रॉस ज्यादा वो 2000 ml यानी 2000 ml इसकी जो कैपेसिटी होती है, यानी 2000 ml इसकी कैपेसिटी होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं जो बैलून यूज करते हैं, थोड़ा सा अपन ने प्रीवियस स्लाइड में छोड़ दिया कि जो कैथेटर के अंदर अपन जो बैलून यूज करते हैं उस बैलून की भी दो तरह की साइज होती है, दो तरह के साइज के बैलून होते हैं। कुछ कैथेटर्स होती है जिनके अंदर सिर्फ 5 ml का बैलून होता है, 5 ml की कैपेसिटी होती है, और जो कुछ कैथेटर होते हैं उनमें 30 ml की कैपेसिटी होती है। 30 ml यानी 30 ml तक का जो बैलून होता है उसको अपन इनफ्लेट करते हैं। इसके अंदर कभी भी नॉर्मल सलाइन नहीं डाला जाता है, सिर्फ डिस्टिल वाटर डाला जाता है। फिर यूरिन बैग को अपन खाली करने की बात करें तो इसको प्रत्येक 2 से 3 घंटे बाद यानी एवरी 2 से 3 ओवर से इसको इम्पटी कर देना चाहिए। इसको प्रत्येक 2 से 3 घंटे बाद अपन इम्पटी कर देते हैं यानी खाली कर देते हैं। या फिर 2 से 3 घंटे में मान लो नहीं भरता है ये, या फिर ज्यादा जल्दी भर जाता है, 2 से 3 घंटे में तो करना ही करना है, बट हो सकता है 1 घंटे में यूरिन बैग फुल हो गया हो, तो उस कंडीशन में इसका जो अलग अलग तरह का जो इसकी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग 1/2 यानी या तो हाफ बैग भर गया हो, या तो ये हाफ भर गया हो, या फिर 2/3 पार्ट इसका या 2/3 भाग इसका जो भर जाता है, तो उस कंडीशन में तुरंत इसको अपन इम्पटी कर देते हैं यानी खाली कर देते हैं। अदरवाइज पेशेंट को यूरिन से कंटामिनेशन मिल सकता है, उसको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। यानी 3/4 पार्ट से अबो यूरिन का लेवल होगा तो यूरिन का जो फ्लो है वो बेक हो सकता है, जिनके कारण से यूरिन कहीं पे भी रिटेन करता है तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो इसके साथ में ग्रो करके इसके अंदर ब्लेडर में चले जाएंगे, जिससे उसको यूटीआई हो सकता है। या फिर इसको 2 से 3 घंटे से ज्यादा लंबे टाइम तक यूरिन रिटेंशन रहेगा तो भी इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो ज्यादा बनेंगे, तो इसके कारण से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए कंडोम कैथेटर, ऑप्शन बी नॉर्मल यूरिन बैग, ऑप्शन सी यूरिन फ्लोमीटर बैग, ऑप्शन डी इलियोस्टोमी बैग। तो इसमें से कौन सा होगा ये? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी यूरिन फ्लोमीटर बैग। ये क्या है? ये यूरिन फ्लोमीटर बैग है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो जो यूरो बैग होता है वो विथ यूरोमीटर आता है, यानी जो यूरो बैग है, ये यूरो बैग तो इसके साइड में जो पीछे वाले साइड में दिखाई दे रहा है ये है ही है। इसके साथ में ये क्या है? यूरिन फ्लोमीटर बैग है। इसके साथ में यूरिन का जो फ्लोमीटर लगा होता है, और इसका जो पर्पज होता है वो पर्पज क्या होता है इस फ्लोमीटर का? ये होवरली यूरिन आउटपुट करने के लिए काम आता है, यानी प्रत्येक घंटे से किसी का यूरिन आउटपुट अपने को कैलकुलेट करना हो तो उस कंडीशन के अंदर इसको अपन यूरिन फ्लोमीटर यूज करते हैं, और इससे थोड़ा सा एक एक्यूरेट मेजरमेंट भी मिलता है। जो नॉर्मल यूरो बैग होता है उसके अंदर मान लो अपने 200 ml यूरिन आया, तो उस 200 ml को अपन कैसे नापेंगे उसके अंदर, तो इसको अपन आधा तिरछा करेंगे, बट जो करेक्ट उसका मेजरमेंट है वो नहीं आएगा। बट इसके अंदर जो यूरिन का जो फ्लोमीटर है, इस फ्लोमीटर में देखिए 3 जगह होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक तो पीछे वाला तो इसका 2000 ml का बैग होता है पीछे वाले साइड में, तो इसके साथ ही साथ इसके 2 कंपार्टमेंट और होते हैं। इसके अंदर अपन 0 से लेके 50 ml तक, यानी 0 से लेके 50 ml तक यूरिन को अपन यहाँ मेजर कर सकते हैं। इसके बाद इसको यूरिन है वो इसमें आना चालू हो जाता है, जिसके अंदर अपन 100 से लेके 100 से 400 ml तक इसके अंदर यूरिन को अपन कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जैसे ये भर जाता है इसको अपन ऊपर उठाते हैं तो वो पीछे वाले बैग में चला जाता है, या फिर ये फुल हो जाता है और अपने को जरूरत नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली ये भरने के बाद उसके अंदर जाना चालू हो जाता है। तो इसको एक तरह से करेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसका जो ये वाला पोर्ट है, ये वाला पोर्ट है वो यूरिनरी कैथेटर से अटैच रहता है, और जो ये नीचे वाला पोर्ट है, ये वाला पोर्ट,
इस वाले पोर्ट को क्या करते हैं, इस यूरिन बैग को खाली करने के काम में लेते हैं। इसके दो पोर्ट होते हैं खाली करने के, एक तो इससे और अपन डायरेक्ट फ्लोमीटर से भी खाली कर सकते हैं। इसके एक पोर्ट यहाँ पे भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से होता है। और फिर अपन बात करें तो जो इसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं, ये कंपार्टमेंट बिल्कुल क्लोज सिस्टम में होते हैं। यानी इसका जो क्लोज सिस्टम होता है, बाहर से इन्वायरमेंट से इसका किसी का भी कोई कनेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण से रिस्क ऑफ कंटामिनेशन बहुत ही कम होती है। यानी रिस्क ऑफ कंटामिनेशन कम रहती है जिसके कारण से। ओके, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए कंडोम कैथेटर, ऑप्शन बी नॉर्मल यूरिन बैग, ऑप्शन सी यूरिन फ्लोमीटर बैग, ऑप्शन डी यूरोस्टोमी बैग। तो ये क्या है, ये यूरोस्टोमी बैग है। यूरोस्टोमी जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं यूरोस्टोमी होती क्या है। जो यूरोस्टोमी है वो स्किन के अंदर डायरेक्ट स्टोमा बनाया जाता है और उस स्टोमा से क्या किया जाता है, यूरिन को बाहर कलेक्ट किया जाता है। यानी एक तरह से जो ब्लैडर के और किडनी के बीच जो यूरेटर्स होते हैं, ये यहाँ पे 2 किडनी है और ये यहाँ पे क्या है, ब्लैडर है। इस ब्लैडर में यहाँ से 2 ये यूरेटर आ रहे हैं। इन दोनों यूरेटर को क्या करते हैं, स्किन के अंदर एक स्टोमा बनाया जाता है और स्टोमा के अंदर यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो यूरेटर है इसका यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर जाने नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट इस स्टोमा के अंदर निकाल दिया जाता है। और इस स्टोमा के अंदर इस जो कैथेटर है, जो यूरिन बैग का जो पोर्ट है, सॉरी, इस पोर्ट को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से अटैच कर दिया जाता है इस स्टोमा से। जो यहाँ पे जो छेद होता है स्किन के अंदर डायरेक्ट, इसको अपन बोलते हैं स्टोमा। इस स्टोमा के अंदर, यूरोस्टोमी के अंदर करते क्या है, जो दोनों यूरेटर है इन दोनों यूरेटर को अपन इसके अंदर डाइवर्ट करते हैं इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, और इसके अंदर इसको अटैच कर दिया जाता है। जो ये वाला पार्ट है इसका दोनों साइड के अंदर जो बेल्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये बेल्ट क्या करता है, इसको अपन जो कमर होती है अपनी, बेक होती है, इस बेक के अंदर या फिर एक साइड के अंदर इसको यहाँ पे बांध दिया जाता है। यानी एक तरह से कमर बेल्ट होता है अपना, जो बेक बेल्ट होता है उस बेल्ट की तरह ही होता है, जिसके कारण से ये फिक्स रहता है और ये ओपनली दिखाई नहीं देता, जैसा कपड़ों के अंदर आ जाता है। तो इसलिए बेल्ट होता है जो अपने बॉडी के साथ इसको अटैच करने के काम में आता है। ये वाला पोर्ट है इसका, ये वाला पोर्ट इसको यूरिन बैग को खाली करने के काम आता है और ये वाला पोर्ट इसका कैथेटर के साथ अटैच रहता है। ओके फ्रेंड्स, इसका भी जो वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी है वो 500 ml से लेके, हालांकि आजकल तो 250 से भी आता है, 250 ml से लेके 2000 ml तक होता है। बट मोस्टली इसके अंदर 500 से लेके 1000 ml तक का बैग मोस्टली लोग यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं इसको किस तरह के लोगों में यूज किया जाता है। तो इसको अपन एक तो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें यूज करते हैं, जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें, या फिर जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, जैसे कैंसर का जो ब्लैडर कैंसर का पेशेंट होता है, तो उसमें ब्लैडर कैंसर हो गया तो ब्लैडर का जो कनेक्शन होता है उसको हटाना पड़ता है, तो उसमें, या फिर पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर टेम्परेरी यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब फिर बात करते हैं इसको चेंज करने की, इसको कितने दिनों के अंदर चेंज करना चाहिए। तो इसको 1 से 2 बार 1 हफ्ते के अंदर चेंज करना चाहिए। यानी 1 वीक के अंदर, प्रत्येक वीक के अंदर 1 से 2 टाइम्स, यानी 1 से 2 टाइम्स 1 वीक के अंदर 1 या 2 बार अपने उसको चेंज करना ही होता है। कभी भी अपने को लीकेज करने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टोमक के अंदर इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो कई पेशेंट ऐसे सोचते हैं कि जब जो बैग है वो लीकेज करेगा वहां से यूरिन, तो ही अपन चेंज करेंगे। बट उसको अपने को लीकेज करने का वेट नहीं करना चाहिए। उसका लॉस क्या रहता है, ये स्किन को बहुत ही ज्यादा हार्म करता है। जो यहाँ से यूरिन आता है डायरेक्ट, वो स्किन को बहुत ही हार्म करता है, इसलिए इसको 1 से 2 बार यूरिन बैग को अपने को चेंज कर ही लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसको अपने कैंसर के पेशेंट में यूज करते ही करते हैं। और इसके अंदर जो स्पिनेक्टर का कंट्रोल होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है इसमें यूरिन। वॉलेंट्री कंट्रोल में क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो स्पिनेक्टर होते हैं वो ब्लेडर में होते हैं और ब्लेडर के अंदर यूरिन आ ही नहीं रहा है। यानी ब्लेडर के अंदर जो स्पिनेक्टर होते हैं वो अपने यूरिन की जो वोइडिंग होती है उसको अपने को इंडिकेट करके बताते हैं कि अपने को यूरिन का जो फ्लो बन रहा है अंदर से। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल ही कट हो जाता है यहाँ से। यानी ब्लेडर के अंदर तो यूरिन आ ही नहीं रहा, तो अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं रहेगा, यानी अपने को कब यूरिन करना है वो सब चीजें अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी। यूरिन जैसे ही बनेगा तो इसके अंदर यूरेटर के द्वारा ब्लेडर के अंदर आ जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी ये क्या है, यूरोस्टोमी बैग है। ये अपन देख ही चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए लिग्नोकेन जेल,
2%, ऑप्शन बी लिग्नोकेन जेल 5%, ऑप्शन सी जाइलोकेन लिक्विड 2%, ऑप्शन डी जाइलोकेन लिक्विड 5%। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी लिग्नोकेन जेल 2%। तो सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि जाइलोकेन क्या है और लिग्नोकेन क्या है। तो जो लिग्नोकेन और जाइलोकेन होता है वो एक ही होता है, यानी जाइलोकेन ही लिग्नोकेन का नाम है, ये दोनों एक ही होते हैं। फिर बात करते हैं 2% और 5% की, और एक बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड और जेल की। तो जो ये जेल है इसके अंदर लिखा हुआ है जेली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलोकेन जेली 2%। तो जो जेल होती है, जेली होती है 2%, ये इसका यूज अलग होता है, 5% का यूज अलग होता है। और जो लिक्विड होता है उसको अपन एनेस्थीसिया में काम में लेते हैं, यानी लोकल एनेस्थीसिया के देने काम लेते हैं। हालांकि काम इसका भी एनेस्थीसिया का ही होता है, बट दोनों का अलग अलग जगह इसका यूजेज होता है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पेन के काम आता है, यानी पेन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के काम आता है। यदि किसी को पेन हो रहा है तो वहां पे भी यूज होता है। और प्रिवेंशन के लिए यानी कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं छोटा मोटा, जैसे कैथेटर डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जेली यूज करते हैं। अपन यूरोलॉजी में इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कैथेटर डालते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जब कैथेटराइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो उस कंडीशन में जाइलोकेन 2% का यूज होता है, 5% का यूज वहां पे नहीं होता है। 5% का यूज कहाँ होता है उसको भी अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर इसका यूज कहाँ होता है? प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पेन में इसका यूज होता है प्रोसीजर के दौरान। फिर बात करते हैं जैसे कुछ जगह इसका ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, जैसे पेनफुल यूरेथ्राइटिस होता है ना, जहां पे पेनफुल यूरेथ्राइटिस होता है, काफी बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, पेनफुल यूरेथ्राइटिस, इसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है, यानी पेनफुल यूरेथ्राइटिस का एक तरह से ये ट्रीटमेंट में भी काम आता है। ओके फ्रेंड्स, यानी टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है एक तरह से, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं एनेस्थीसिया लुब्रिकेंट के भी काम आता है, कहाँ पे? जैसे अपन किसी को इंट्यूबेशन कर रहे हैं या फिर अपने एनजी ट्यूब डाल रहे हैं, मोस्टली तो जो इंट्यूबेशन करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में इसको एनेस्थीसिया लुब्रिकेंट के लिए यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया तो जहाँ पे पेन नहीं होगा, हो सकता है कहीं पे फ्रिक्शन हो जाए, जब अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे होते तो अपने ट्रेकिया में कहीं पे भी उसका फ्रिक्शन हो सकता है, नेजल कैविटी में भी, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन होगा तो वहां पे पेन हो सकता है, तो पेन से प्रिवेंट करता है, तो एनेस्थीसिया के पर्पज हो गया। फिर बात करते हैं लुब्रिकेंट क्यों होता है, वहां पे फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए लुब्रिकेशन का काम आता है और इजीली ये इंसर्ट हो सके। तो ये दो तरह के पर्पज इसी से हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा सा फास्टली देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है शायद। तो इसके अंदर क्या है, ये जाइलोकेन जेल है, ये भी ये कितना है 5% है। तो इसके अंदर आइडेंटिफाई दिस आइटम, ऑप्शन ए लिग्नोकेन जेल 2%, ऑप्शन बी लिग्नोकेन जेल 5%, ऑप्शन सी जाइलोकेन लिक्विड 2% और ऑप्शन डी जाइलोकेन लिक्विड 5%। तो इसके बारे में देखते तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये क्या है, लिग्नोकेन जेल 5% है। अब जो 5% जेल होती है उसका यूजेज है वो 2% से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको भी वैसे तो एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है, जो लोकल प्रोसीजर होते हैं उनके अंदर, यानी टॉपिकली यूज किया जाता है इसको। पर जैसे ओरोफेरिंक्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी अपने इसको यूज करते हैं एनेस्थीसिया के अंदर, और इसके साथ ही साथ इंट्यूबेशन में भी यूज हो जाता है, वहां पे कोई इंजरी वगैरह हो, कुछ और हो उसके लिए। और जो अपने बर्न हो जाता है, जो माइनर बर्न होता है, उसके अंदर टेम्परेली पेन कंट्रोल के काम आता है। कहाँ पे? एक तो जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर काम आता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ कहाँ पे काम आता है? पेन रिलीफ, पेन के अंदर काम आता है, पेन रिलीफ ऑफ माइनर बर्न, यानी जहां माइनर बर्न हो जाता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। और जहां पे जैसे सन बर्न हो जाता है, सन बर्न के अंदर भी यूज करते हैं। और जैसे कहीं पे भी एडिजन हो जाता है, सॉरी, वहां पे जैसे अब्रेशन हो जाता है, अब्रेशन क्या होता है, जैसे किसी चीज की रगड़ लग जाती है तो वहां अब्रेशन में भी यूज करते हैं स्किन के ऊपर। और जैसे कहीं पे इंसेक्ट बाइट हो जाता है, इंसेक्ट बाइट होता है तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है, 5% है, जाइलोकेन 5% है, वो पिछले वाले का था 2% था। और जो लिक्विड होता है इसको लोकल एनेस्थीसिया के अंदर अपन सिरिंज से अपन इसको इंजेक्ट करते हैं, कुछ लोकल प्रोसीजर करने के लिए, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। जो इमेज दिखाई दे रही है
आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप, ऑप्शन बी सिंगल यूज डिजिटल फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल वीडियो यूरेट्रोस्कोप और ऑप्शन डी है अल्ट्रासोनिक स्टोन डिसइंटीग्रेशन एपराटस। तो इसके अंदर जो इमेज है ये क्या है, ये एपराटस सॉरी ये क्या है, यूरेट्रोस्कोप है। बट यूरेट्रोस्कोप भी कई तरह के होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमनली 3 तरह के यूरेट्रोस्कोप है, वो अपने से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये कौन सा है, फ्लेक्सिबल वीडियो यूरेट्रोस्कोप है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल वीडियो यूरेट्रोस्कोप। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि यूरेट्रोस्कोप होता क्या है। तो यूरेट्रोस्कोप क्या होता है, किडनी स्टोन का पता लगाने के लिए यूरेट्रोस्कोप का अपन यूज करते हैं। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो स्मॉल टेलीस्कोप होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल टेलीस्कोप होता है यूरेट्रोस्कोप के अंदर। ये क्या है, स्मॉल टेलीस्कोप है, जिसको अपन पास करते हैं यानी अंदर डालते हैं किसके द्वारा, यूरेथ्रा ब्लेडर और यूरेटर के द्वारा। कहां पे, किडनी के अंदर। यानी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर 3 चीजों को क्रॉस करके इसको अंदर डाला जाता है। किस किस चीज को, एक तो यूरेथ्रा, दूसरा ब्लेडर और तीसरा यूरेटर। इन तीनों चीजों को क्रॉस करके अपन किडनी के अंदर इसको डालते हैं। किसको, जो टेलीस्कोप होता है इसको। ये क्या है, टेलीस्कोप है, इसको अपन इंटर करते हैं अंदर। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो कंट्रोलर सिस्टम होता है, ये यानी ये इमेज को कंट्रोल करने का होता है, रोटेशन करने के काम आता है। ये किस तरह से रोटेट करता है, ये 120 डिग्री लेफ्ट या राइट इमेज को रोटेट कर सकता है। कितना, 120 डिग्री। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखिएगा ढंग से, क्योंकि इसके अंदर इसका स्पेसिफिकेशन समझिएगा, तभी आप इसको थोड़ा अलग डिफरेंशिएट कर पाओगे। ये जो पार्ट है, यहाँ से क्या किया जाता है, इसकी जो इमेज होती है, यूरेट्रोस्कोप से जो इमेज लेते हैं किडनी स्टोन की, उस इमेज को रोटेट कर सकते हैं 120 डिग्री लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट 120 डिग्री यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रोटेटर कंट्रोलर होता है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे फोटो वीडियो रिकॉर्ड होती है। इस पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या होती है, फोटो या फिर वीडियो रिकॉर्ड होती है। फोटो और वीडियो का यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। और जो रिकॉर्डिंग होके यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये तो क्या होता है, किसी स्क्रीन होती है जिसके अंदर अपने को वीडियो दिखाई दे, वहां से अटैच कर दिया जाता है। और इसके साथ ये है जो स्टोरेज पार्ट के अंदर स्टेज कर दी जाने वाली लीड्स है। यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे मेमोरी होती है, जिसके अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और ये वाला पार्ट है, यहाँ पे वीडियो या रिकॉर्ड होती है, वो कन्वर्ट होती है और बनती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन इसके बाद बात करें तो ये रोटेटर होता है, इसको अपन ने देख लिया, तो इसके पार्ट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर आपको इमेज दिखाई दे रही है। आइडेंटिफाई दिस इमेज। ऑप्शन ए सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप, ऑप्शन बी सिंगल यूज डिजिटल फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल वीडियो यूरेट्रोस्कोप, ऑप्शन डी यूट्रेन साउंड। तो जो पिछली वाली इमेज थी वो भी यूरेट्रोस्कोप था, ये भी यूरेट्रोस्कोप है। बट जो पिछले वाली इमेज थी और इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसीलिए मैंने बोला कि तीनों को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा यूरेट्रोस्कोप है। हालांकि पिछले वाली इमेज को देखते हुए इस इमेज में तो पता ही नहीं लगता कि ये यूरेट्रोस्कोप है, बल्कि ये थोड़ा अलग तरह का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कौन सा सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये क्या है, सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप है। अब इसके पार्ट्स की अपन यदि बात करें तो इसके अंदर जो रोटेशन का जो व्यू है, जो व्यू ऑफ रोटेशन है, इसका डायरेक्शन का जो इमेज को रोटेट करने का, वो सिर्फ 7 डिग्री होता है। उसके अंदर 120 डिग्री था, इसके अंदर सिर्फ 7 डिग्री होता है। और वो भी किसके द्वारा, एक तरह से ये इम्पावर्ड इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का इम्प्रूव्ड, यानी इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से। और इसके अंदर वैसे देखें तो जो चैनल होता है, ये वाला चैनल है, ये चैनल इस पार्ट के साथ ये अटैच रहता है। तो ये चैनल है, इस पूरे कंप्लीट पार्ट को एक चैनल बोलते हैं। तो ये सिंगल चैनल भी होता है और कई यूरेट्रोस्कोप होता है उसमें डबल चैनल भी होता है। तो ये सिंगल या डबल चैनल के साथ में होता है, किसके साथ में, स्कोप के साथ में। ये स्कोप है इसका। जो सिंगल चैनल और डबल चैनल किसी भी तरह का हो सकता है, 2 तरह के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो इसके पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सेम वैसे ही होते हैं जो पिछले वाले के अंदर थे वैसे ही। इसके अंदर सिर्फ इमेज बनती है, इसमें वीडियो नहीं बनती है। जो ये वाला पार्ट है वो अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और जो ये वाला पार्ट है वो हैंड के अंदर कंट्रोलर होता है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, ये भी यूरेट्रोस्कोप है। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप, ऑप्शन बी सिंगल यूज डिजिटल फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप,
ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल वीडियो यूरेट्रोस्कोप, ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक स्टोन इंटीग्रेशन एपराटस। तो ये क्या है, सिंगल यूज डिजिटल फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप है। ये सबसे एडवांस है। जो तीनों तरह के यूरेट्रोस्कोप अपन ने पढ़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये है। तो इसके अंदर एक तरह से तो डिटेलेड इमेज बनती है, यानी एक तरह से डिटेलेड यानी एक तरह से डिटेल के अंदर, जैसे माने तो एक तरह से डिटेलेड यानी डिटेल के अंदर हर तरह की इमेज बनती है जो स्टोन की, और जो हाई रेजुलेशन की होती है, जो इसकी रेजुलेशन जो क्लियरिटी होती है वो हाई रेजुलेशन होती है, यानी एक तरह से हाई रेजुलेशन की होती है। वो जो डिजिटल इमेज बनती है, और क्या होती है, डिजिटल इमेज। इसीलिए इस जो यूरेट्रोस्कोप है इसका नाम डिजिटल है, डिजिटल फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप है ये। और सिंगल यूज यानी सिर्फ एक ही बार यूज होता है, प्रत्येक पेशेंट के अंदर नया यूज होता है। तो एक तरह से 3 स्पेसिफिकेशन होता है इसके अंदर, डिटेलेड, हाई रेजोल्यूशन वाली और डिजिटल इमेज बनती है इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन इसके स्पेसिफिकेशंस की और बात करें तो जिसके कारण से एक तरह से जो इमेज होती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेज बनती है इसके अंदर। और इस जो यूरेट्रोस्कोप है इसके द्वारा स्टोन को अपन रिमूव भी कर सकते हैं, और वो क्विकली रिमूव हो सकता है। रिमूव तो उनसे भी हो सकता है, बट इसके अंदर क्विकली यानी बहुत ज्यादा फास्ट, यानी क्विकली स्टोन रिमूव कर सकते हैं इसके द्वारा। ओके फ्रेंड्स, और इजीली रिमूव कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसी के साथ बहुत ज्यादा सेफली होता है। सेफली इसलिए होता है कि इससे कोई इंजरी वगैरह के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो इसलिए सेफ भी होता है और अफोर्डेबली भी होता है। और क्या होता है, अफोर्डेबल होता है, यानी इसकी जो रेट होती है, प्राइस वगैरह होती है वो कम होती है, इसलिए अफोर्डेबल होता है। और पेशेंट को अनकंफर्टेबल भी कम लगता है अदर जो यूरेट्रोस्कोप होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो इसके 4 स्पेसिफिकेशन ये होते हैं, और इसके 3 स्पेसिफिकेशन इसके इमेज के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ यदि सबसे अच्छा यूरेट्रोस्कोप माना जाता है आज के जमाने में तो वो इसी को माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे पहले आपको थोड़ा सा और बता दूं, जो इसका जो वायर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इमेज के लिए अपन जो विजुअल जो स्क्रीन होती है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, और यहाँ पे इसका कंट्रोलर होता है। इस वाले पार्ट से इसकी जो इमेज होती है उसका रोटेशन करवाया जाता है, और यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग करके और इसके थ्रू इमेज है वो भेजी जाती है। और ये क्या है, टेलीस्कोप वाला पार्ट है। कौन सा, जो ये वाला पार्ट है ये टेलीस्कोप वाला पार्ट है। इसको अपन इंसर्ट करते हैं किसके द्वारा, यूरेथ्रा ब्लेडर और यूरेटर के थ्रू किडनी के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सिंगल यूज डिजिटल यूरेट्रोस्कोप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए डिजिटल यूट्राइन साउंड, ऑप्शन बी लूप यूरेथ्रल स्टेंट, ऑप्शन सी डिजेस्टेंट, ऑप्शन डी यूट्राइन साउंड। तो इस इमेज के अंदर क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्या है, लूप यूरेथ्रल स्टेंट। ये क्या है, लूप यूरेथ्रल स्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन के ऊपर अपन देखते हैं। तो ये लूप यूरेथ्रल स्टेंट है, इसकी साइज क्या होती है। सबसे पहले तो अपन इसकी साइज की बात करें तो इसकी 8 फ्रेंच की साइज होती है। साइज कितनी होती है, 8 फ्रेंच। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन इसके यूजेस की बात करें तो जैसे अपन यूरेथ्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी करते हैं, यानी जिसको अपन URSL भी बोलते हैं, यानी URSL एक तरह से प्रोसीजर होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूरेट्रोस्कोपिक, यानी यूरेट्रोस्कोप के द्वारा यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है, लिथो यानी किडनी स्टोन और ट्रिप्स यानी उनको तोड़ना। यूरेट्रोस्कोप के द्वारा लिथोट्रिप्सी यानी किडनी स्टोन को तोड़ना। और जो SL है यानी लिथोट्रिप्सी, यानी UR यानी यूरेट्रोस्कोपिक, SL यानी लिथोट्रिप्सी। जो यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी के बाद, ऐसा प्रोसीजर करने के बाद वहां से जो अपर यूरिनरी कैलकुलाई होती है, जो स्टोन्स होते हैं उनको पास करना होता है, वापस बाहर निकलना होता है। यानी जब स्टोन होते हैं किडनी के अंदर वो थोड़े ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, जो यूरेटर को क्रॉस करके नहीं आ पाते, तो उस कंडीशन में वहां पे यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी की जाती है, यानी उस स्टोन को वहां पे तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद उनको जब बाहर निकालने के लिए अपना जो यूरेटर होता है उस यूरेटर में इंजरी ना हो जाए, तो वहां पे इसको इंसर्ट किया जाता है। कहां पे इंसर्ट किया जाता है, ये मान लो किडनी है और किडनी के साथ में ये ब्लेडर है,
तो इस ब्लेडर में यहाँ से इस यूरेटर के द्वारा जो ड्रेन होगा यूरिन, तो यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। यानी इस किडनी के अंदर यदि स्टोन है, राइट के अंदर या लेफ्ट में, यदि मान लो ये लेफ्ट किडनी है, इसके अंदर स्टोन है, तो उस स्टोन को तोड़ने के बाद इसको वापस इसमें ब्लेडर में ड्रेन करना होगा बाहर निकलने के लिए। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बट ये इस यूरेटर में इंजरी कर सकते हैं। तो यानी काफी सारे स्टोन हो तो वहां पे इंजरी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको डाल दिया जाता है, जिसके कारण से ये इजीली ड्रेन हो जाते हैं, वहां पे पेन नहीं हो। इसलिए यहाँ पे क्या डाला जाता है, लूप यूरेथ्रल स्टंट डाला जाता है। और इसी तरह के प्रोसीजर से वहां पे डीजे स्टंटिंग की जाती है, यानी डीजे स्टंट भी ऐसे ही डाला जाता है वैसे। फिर अपन बात करते हैं, जैसे इसके अंदर एक लूप होता है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये जे शेप का पार्ट है एक तरह से, यानी सिंगल जे शेप पार्ट होता है इसके अंदर। ये क्या होता है, किस तरह से होता है, ये एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन बाय स्टोन फ्रेगमेंट को रोकता है और हेमेटोमा को रोकता है। यानी जहां पे इसको डाल दिया जाता है तो इससे क्या होता है, एक तो जो अपने जो यूरेटर होता है, इसमें कोई तरह का हेमेटोमा नहीं होता, इंजरी नहीं होती, और किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। यानी इसकी जो साइज होती है वो थोड़ी सी यूरेटर के कंपेरिजन में थोड़ी बड़ी होती है, और यूरेटर फ्लेक्सिबल होता है इसलिए इसमें डल जाता है। तो इसके बाद वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस नहीं होती, इसके द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। तो अदरवाइज वो वहां से क्रॉस करके आएंगे तो यूरेटर के अंदर, वाल के अंदर इंजरी कर देंगे, जिससे वहां पे हेमेटोमा डेवलप हो सकता है, वहां पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन बी, यानी लूप यूरेथ्रल स्टंट है, और ये क्या है, इसकी लूप है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर जो इमेज दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी डिफरेंस है कि इसके अंदर जो ये जे शेप्ड पार्ट है वो एक साइड में था, उसमें इसके अंदर दोनों साइड के अंदर है। आइडेंटिफाई दिस आइटम, डिजिटल यूरेट्राइन साउंड, ऑप्शन बी लूप यूरेथ्रल स्टंट, ऑप्शन सी डीजे स्टंट, ऑप्शन डी यूट्राइन साउंड। तो ये क्या है, ये जे शेप्ड स्टंट है, डीजे यानी डबल, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डीजे यानी डबल जे, डी यानी डबल और जे यानी जे शेप्ड, डबल जे शेप्ड स्टंट है। ये जो दोनों साइड के अंदर है स्टंट का साइज है वो क्या है, ये जे शेप्ड का है, इसलिए इसको अपन डीजे स्टंट बोलते हैं इसको। इस डीजे स्टंट की अपन बात करें, इसकी यूज की बात करें, तो ये बहुत ही थिन होता है पहले, और होलो ट्यूब होती है, थिन और होलो ट्यूब होती है। क्या होती है, थिन एंड होलो ट्यूब होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं तो इसको डाला कहां जाता है, यूरेटर में डाला जाता है, जो पहले मैं बता चुका हूं। और सर्जरी के टाइम, सर्जरी के टाइम यूरिन को ड्रेनेज करने के काम आता है। जैसे किडनी से ब्लेडर के अंदर जे शेप्ड जो करल्स होते हैं, इसके जो जे शेप्ड करल्स होते हैं, ये एक करल तो किडनी के अंदर रह गया, एक ये क्या रह गया, ब्लेडर में, जिनके कारण से ये यहाँ से डिस अटैच ना हो। जो करल्स होते हैं ये यहाँ पे पड़े रहते हैं, ब्लेडर में पड़ा रहता है किडनी में, जिसके कारण से यूरिन के फ्लो के साथ ये वापस बाहर ना निकले, यानी ब्लेडर के अंदर ना चला जाए। इसलिए इसके जो मूवमेंट होती है इसको रोकने के लिए जो जे शेप्ड होते हैं इसके अंदर, जो बोथ एंड होते हैं, इसके ऊपर जो करल्स होते हैं, ये इसको माइग्रेशन से रोकते हैं। फिर बात करते हैं इसको रिमूव करने के बाद, तो जो इसको रिमूव किया जाता है वो सिस्टोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी सिस्टोस्कोपी के ऑब्जर्वेशन के अंदर या फिर उसके अंडर में इसको किया जाता है, अदरवाइज अपन डायरेक्टली इसको पुलिंग करते हैं तो वहां पे इंजरी हो सकती है। फिर इसकी बात करते हैं जैसे रिमूव कितने टाइम बाद किया जाता है और कितने टाइम तक हॉस्पिटल में इसको स्टे रहना चाहिए। तो जो पेशेंट को अपन डीजे स्टंटिंग करते हैं उस पेशेंट को 1 से 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा ब्लड आता रहता है, यानी स्मॉल ब्लड क्लॉट आते हैं। तो उस कंडीशन में कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है, वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है। और 12 से 24 घंटे हॉस्पिटल में स्टे रहना चाहिए, हॉस्पिटल स्टे होने चाहिए जो डीजे स्टंटिंग वाला पेशेंट होता है उस पेशेंट का। तो ये भी दो तरह की चीजें होती है वो क्वेश्चन बनाती है अपनी, यानी तो इसको सिस्टोस्कोपी के अंडर में इसको वापस रिमूव करना चाहिए, और 12 से 24 आवर तक इसको हॉस्पिटल स्टे होना चाहिए, और 1 से 3 दिन तक यदि ब्लीडिंग रहती है थोड़ी बहुत तो वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर काउंट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 17 क्वेश्चन हो गए। अपन थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर थोड़ा सा और कुछ बात करेंगे। वो क्या बात करेंगे, जैसे किडनी स्टोन के अंदर अपन बात कर रहे थे, तो किडनी स्टोन के बारे में थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। आई थिंक कुछ लोगों को ना भी पता हो, तो जैसे बात करेंगे अपन किडनी स्टोन की, किडनी स्टोन की बात करेंगे। सो इसको थोड़ा सा
इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा वापस। किसकी बात करेंगे? किडनी स्टोन। ओके, तो जो जितना छोटा होगा स्टोन, जो किडनी स्टोन की साइज आप जानते हो कि किडनी स्टोन की साइज जितनी छोटी होगी उतना ही नॉर्मली वो आउट हो सकता है। बट अपन नॉर्मली बात करें तो जो जैसे 5 mm का स्टोन होता है, 5 mm तक का जो स्टोन होता है, जिसको अपन इस तरह से मान सकते हैं 5 mm तक का, या फिर जैसे 1/5 इंच, 1/5 इंच यानी 1 इंच का भी 5वां भाग, तो वहां उस कंडीशन में 90% चांस होते हैं किसके? विदाउट इंटरवेंशन स्टोन के बाहर निकलने के, यानी विदाउट इंटरवेंशन स्टोन है वो आउट हो जाता है, विदाउट इंटरवेंशन बाहर निकल जाता है। फिर अपन बात करते हैं 5 से 10 mm के स्टोन की बात करते हैं। इसकी 5 से 10 mm का यदि कोई स्टोन होता है तो वहां पे कितने चांस होते हैं? 50% चांस होता है कि स्टोन बाहर निकल सकता है, और 50% चांस होता है कि ना भी निकले, वहां पे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, अदर तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। और यदि 10 mm से ज्यादा बड़ा होता है स्टोन, यदि 10 mm से अबव होता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको ट्रीटमेंट ओपिनियन लेने की जरूरत है, वहां पे ट्रीटमेंट ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक थ्योरी है, वो थ्योरी क्या कहती है किडनी स्टोन के बारे में, जैसे कुछ लेटेस्ट थ्योरी है वैसे, कि जैसे सेक्स, जैसे कुछ लोग जैसे सेक्स करते हैं तो सेक्स करने से किडनी स्टोन ऑटोमेटिकली निकल जाता है। 80% पेशेंट्स के अंदर ये देखने को मिला है, जैसे किडनी स्टोन पास हो जाता है जैसे 3 से 4 टाइम्स। जैसे अपन इस तरह से मान के चले, कुछ पेशेंट है जिनको थ्योरी के अंदर इंक्लूड किया गया था, तो जैसे एक वीक के अंदर 4 to 6 टाइम यदि कोई पेशेंट या फिर कोई नॉर्मल पर्सन है वो सेक्स करता है, तो उस कंडीशन में 80% चांस है कि उसका स्टोन है वो, किडनी स्टोन है वो निकल सकता है। ये थ्योरी इसलिए कहती है कि वहां पे हो सकता है एब्डोमेन के और जो ब्लेडर किडनी के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो उसको मूवमेंट करवाता है, और मूवमेंट करवा के जो ये वाला जो किडनी है, किडनी से जो ब्लेडर है, तो जो किडनी का जो यूरेटर जहां पे कनेक्ट रहता है, इस यूरेटर की ओपनिंग के पास उस स्टोन को वहां पे ले आएगा। जो नेफ्रॉन्स के अंदर पड़े रहते हैं जो स्टोन्स, उनको सेक्स के दौरान क्या होंगे, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती होगी वहां पे, जिनके कारण से एक थ्योरी कहती है, हालांकि जो क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया है इसके बारे में कंप्लीट, बट 80% पेशेंट के अंदर ऐसा देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस ओपनिंग होती है यूरेटर की, इस ओपनिंग के ऊपर ये स्टोन आ जाते हैं, जिनके कारण से ये ब्लेडर के अंदर ड्रेन हो सकते हैं। तो इस तरह से भी एक थ्योरी कहती है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शायद थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा ही हो गया, बट इसके बारे में थोड़ा नियर अबाउट का देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के बगैर अपन इमेज बेस्ड क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में भी यदि आप नियर अबाउट का सब कुछ देख लेते हो, मैंने इसमें वही सारे डायमीटर, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो बार बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं हो सकता है सारे जो 17 क्वेश्चन थे इसको 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करवा सकता था, 1 मिनट के अंदर जैसे क्वेश्चन के ऑप्शन बोले और उसके आंसर बताए। बट जब तक आप उन क्वेश्चंस को समझते नहीं हो, उसके बारे में आपको पता ना लगे, तब तक उसका फायदा नहीं है। हो सकता है पढ़ने को तो आप बुक्स के अंदर भी पढ़ सकते हो, फिर वीडियो की शायद जरूरत भी ना पड़े, बट एक अलग तरह के एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिसके कारण से हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप यदि वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे अपने साथ, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और जिसके कारण से और भी अच्छी और नई नई वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके यदि आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप यदि हमारे जो ये वीडियो है इनकी पीडीएफ चाहिए, या कुछ स्टडी मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है वो आपको चाहिए, या फिर आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके, आप हमारे से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे 9413722120 नंबर पे अपना नाम और आप फ्रॉम हो कहाँ से, इसको लिख के आप हमें मैसेज कर दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड हो जाओगे, जिनके कारण से हमारी तरफ से इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा।
यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे हमारा एक फेसबुक पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी, तो उसको आप लाइक कर लीजिए, जिनके कारण से उसके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह इस तरह का कुछ डालते रहते हैं, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही साथ यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा एक पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर। बाय बाय।